नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश आजकल भारत के खिलाफ कदम उठाने से जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। भारत का विरोध करने में भी पीछे नहीं रहते, कई बार भारत का विरोध भी कर जाते हैं। पाकिस्तान के साथ रिश्ते पहले से ही सही नहीं थे, पिछले 1 साल से चीन के साथ भी तनातनी चल रही है और नेपाल भी बीच बीच में आंखें दिखा देता है। अब इस कड़ी में एक और नाम जोड़ लीजिए, श्रीलंका, क्योंकि इस पड़ोसी देश ने भी अब भारत को एक बड़ा रणनीतिक तौर पर झटका दे दिया है। कोलंबो बंदरगाह पर एक कंटेनर टर्मिनल बनाने को लेकर के श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ एक समझौता किया था, जिससे अब उसने बाहर होने का फैसला ले लिया है। इस टर्मिनल के निर्माण के इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के कदम पर अब देखा जा रहा है और कोलंबो बंदरगाह पर पूर्वी कंटेनर टर्मिनल का निर्माण चीन के विवादित $50 करोड़ की लागत वाले कंटेनर टर्मिनल के नजदीक किया जा रहा है। इस टर्मिनल में भारत और जापान की 49% की हिस्सेदारी थी, 51% श्रीलंका की हिस्सेदारी थी। श्रीलंका की सरकार ने अपने बयान में अब यह कहा है कि अब वो टर्मिनल का विकास अकेले ही करेगी। इसका स्वामित्व श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के पास अब रहने वाला है और इसकी लागत $80 करोड़ होगी। ये समझौता मई 2019 में हुआ था। समझौते के कुछ महीने बाद ही श्रीलंका में गोटबाया राजपक्षे सत्ता में आए और गोटबाया राजपक्षे के भाई महिंदा राजपक्षे अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। महिंदा राजपक्षे जब साल 2005 से लेकर के साल 2015 तक राष्ट्रपति थे तो उन्होंने चीन से अरबों का कर्ज लिया और कोरोना महामारी की वजह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में श्रीलंका इस साल चीन से और भी कर्ज ले सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। दिसंबर 2017 में चीन के कर्ज का भुगतान न कर पाने पर श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को देना पड़ा था, चीन के हवाले करना पड़ा था। श्रीलंका ने समझौते के तहत बंदरगाह को चीनी कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया था, जिसे लेकर पूरी दुनिया में चिंता जाहिर की गई थी और भारत और अमेरिका को अब यह डर है कि हम्बनटोटा जैसे अहम रणनीतिक क्षेत्र में चीन का पैर जमाना हिंद महासागर में उसे सैन्य बढ़त के मौके दे सकता है। श्रीलंका के नए कदम से भारत को रणनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अब बड़ा नुकसान हो सकता है। महमूद आलम विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। महमूद जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। जी महमूद जी, किस तरीके से देखते हैं ये जो फैसला अब श्रीलंका ने लिया है, क्योंकि अगर हम देखें अपने पड़ोसी देशों को तो पाकिस्तान से हमारे रिश्ते पहले ही सही नहीं है, चीन से भी करीब 1 साल हो गया है, तनातनी लगातार जारी है, नेपाल भी बीच बीच में आंखें दिखा रहा है और अब श्रीलंका की तरफ से भी इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें ये देखना होगा आपको, ये जो पार्टनरशिप जो थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके तहत ये एग्रीमेंट हुआ था 2019 में कि इंडिया और जापान जो है के साथ मिलके इस कंटेनर टर्मिनल जो है वो कोलंबो पोर्ट का उसको डेवलप करेंगे जी। लेकिन उसमें हुआ क्या कि पिछले दिनों वहाँ पे जो उनकी लंका की पोर्ट की यूनियन थी और पूरे श्रीलंका की यूनियन जो थी, ट्रेड यूनियन, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है स्ट्राइक्स की और कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं और ये जो गवर्नमेंट जो है पोर्ट्स को जो है प्राइवेट हाथों में दे रही है, हम उसके अगेंस्ट में हैं। तो इस वजह से श्रीलंकन सरकार को मजबूर होना पड़ा और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजापक्षे, उनको ये करना पड़ा कि ये जो है इस पोर्ट को जो है श्रीलंकन जो पोर्ट अथॉरिटी है वही कंप्लीट करेगी। हालांकि वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे गोतबाया जो थे वो आखिर तक इस फेवर में थे कि नहीं, इसको स्क्रैप नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में जो हालात वहाँ पे बने और इसको फिर कंपनसेट करने के लिए उन्होंने कहा कि ये आप और जापान जो है वेस्टर्न
जो कंटेनर टर्मिनल होगा जी। उसको हम आपको देंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि क्या गारंटी है कि ये ट्रेड यूनियंस जो हैं जिनके प्रेशर में आके श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसको जो है इस प्रोजेक्ट को जो है टर्मिनेट किया है कि वो ट्रेड यूनियंस जो हैं इस प्रोजेक्ट को भी जो है वहाँ पे जो है अपोज नहीं करेंगे। जी। तो देखिए ऐसा है एक सेटबैक तो है, लेकिन अब जब और ये ट्राइपाइट एग्रीमेंट था और श्रीलंका ने यूनिलैटरली इसको बगैर जापान से और इंडिया से बात किए हुए इसको स्क्रैप किया है, तो एक सेटबैक तो है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप जैसे बोल रहे थे कि अब जैसे नेपाल है जी। या श्रीलंका है, तो अगर आप ये देखें इंडिया ने हमेशा इन सारी कंट्रीज का कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट किया है। बिल्कुल, अभी भी कोरोना की वैक्सीन जो है वो पहुंचाई गई है श्रीलंका में भी और नेपाल में भी। लेकिन इसके पीछे महमूद जी सवाल ये उठता है, क्योंकि रिपोर्ट्स जब मैं देख रहा था इस पूरे मामले को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो बड़ा पहलू निकल करके सामने आया, क्योंकि ये भी माना जाता रहा है, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं या फिर विदेश मामलों की जानकार है वो भी इस बात को कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ उकसाने में चीन अपना योगदान देता है। नेपाल का जब मामला सामने आया तो उसमें भी चीन का हाथ बताया जा रहा था, और अब ये जो मामला सामने आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स में ये भी जानकारी जो है वो साझा की जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स में कि कर्ज के तले दबा हुआ है चीन के श्रीलंका, और इसी वजह से ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं चीन को खुश करने के लिए भी हो सकता है। देखिए हो सकता है बिल्कुल। चाइना का तो आपको जिस तरीके से मालूम है विस्तारवादी जो उसकी पॉलिसी है, तो नो डाउट आपने ये देखा जैसे श्रीलंका में जो नेपाल में जो हुआ या श्रीलंका में जो इवन मालदीव में उन्होंने ये करने की कोशिश की, और पाकिस्तान तो है ही है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम भी प्रोएक्टिव हों जिस तरीके से चाइना हो रहा है। और ये देखिए हल्के हल्के ये देशों को पता भी चलता है। अब आप नेपाल में देख लीजिए, नेपाल इंडिया ने हमेशा बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया और नेपाल किसी बहुत हद तक हर चीज़ के लिए भारत पर निर्भर था। इसी तरीके से हमने जो है श्रीलंका की भी बहुत मदद की है, और उनके डेवलपमेंट में जो उनका नेशनल डेवलपमेंट है उसमें भी हमने बहुत मदद की है। हम लोग जो है चाइना की तरह अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से आपकी जो वहाँ पे हुकूमतें चेंज होती हैं उनका भी बास टाइम अपना अपना रवैया होता है। जिस तरीके से अब चाइना में देखिए, नेपाल में जिस तरीके से कम्युनिस्ट आए तो उनका झुकाव जो है उस तरफ हुआ, इसी तरीके से राजा प्रकाश आए तो थोड़ा सा वो टिल्ट हुए हैं उसकी तरफ। लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों को सबको पता चलेगा कि चाइना जो है अपने स्वार्थ के लिए इन कंट्री को यूज़ कर रहा है। जिस तरीके से देखिए पाकिस्तान को उसने बिल्कुल जो है अपनी एक कॉलोनी बना दिया है, और आज पाकिस्तान चाहते हुए भी उसके शिकंजे से नहीं निकल पा रहा है। तो ये श्रीलंका, अगर श्रीलंका में ऐसा हुआ है कि चाइना के प्रेशर की वजह से इन्होंने जो है इस डील को जो है रद्द किया है, तो ये पछताएंगे। बिल्कुल, ये सवाल यहाँ पर महमूद जी इसलिए भी उठता है क्योंकि सिर्फ भारत और जापान के साथ जो समझौता हुआ था वही टूटा है, बाकी जो चीन के साथ भी कई परियोजनाएं चल रही हैं उनका कोई विरोध भी नहीं हो रहा है। जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि हो सकता है। हम ये वो नहीं कह रहे हैं कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर हो टुवर्ड्स चाइना, या चाइना उनको किस तरीके से जो है ब्लैकमेल कर रहा है। ये हो सकता है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो उनके कर्जों तले बिल्कुल दबा हुआ है श्रीलंका इस वक्त जो है, और वो इस पोजीशन में नहीं है कि निकल पाए। तो हो सकता है कि चाइना ने जो है अपना प्रेशर यूज़ किया हो। और आपको तो मालूम है चाइना तो हर तरीके से जो है इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भी जो है, तो मुझे भी ये लग रहा है कि थोड़ा सा जो है हमें भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जहाँ तक हमारे पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात की बात है, देखिए हम तो अपने फ्रंट पे जो हमारी अपनी बाउंड्री है वो करीब 3500 किलोमीटर की, उस पर हम जो है उनको अच्छे तरीके से जो है
हम लोहा ले रहे हैं उनसे, और चाइना को भी ये पता चल चुका है कि इंडिया कैट वॉक नहीं है, केक वॉक नहीं है इनके लिए, बिल्कुल केक की तरह नहीं है। तो लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो है हमें अपने पड़ोसी मुल्कों पे जो है थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, मुझे शायद लग रहा है। जी महमूद जी, इसके इसके जो समझौता अब टूटा है उसके क्या कुछ नुकसान भारत को उठाने पड़ सकते हैं? आपको क्या लगता है किस तरीके से भारत को ये एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं दिया गया है श्रीलंका की तरफ से? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। नो डाउट थोड़ा सा सेटबैक तो हमको हुआ है, लेकिन सूनर और लेटर श्रीलंका को इस बात का एहसास हो जाएगा कि अगर वो इस तरीके का जो हरकत कर रहा है वो सिर्फ चाइना को खुश करने के लिए कर रहा है, तो सूनर और लेटर उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इंडिया ने जो है हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद जो है निस्वार्थ की है। हमने कभी नहीं चाहा कि उनके बदले में हमको कुछ मिले, लेकिन चाइना हमेशा जो है वो अपना जो भी किसी की भी मदद करता है वो अपने अपने स्वार्थों के लिए करता है। तो ठीक है, मोमेंटरी तौर से तो हमको कह सकते हैं आप, क्योंकि उसमें हमारा करीब 85% स्टेक था इस उसमें जो है नहीं सॉरी, मैं इसमें जो है इस कंटेनर वाले में जो है हमारा 49% 49 स्टेक था। हमारा और हाँ, भारत और जापान का एक साथ जी मिलाकर जी, के। और ये जो अगर ये हो जाता है, जैसे ये कंपनसेट करने की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल की जो बात कर रहे हैं उसमें 85% की बात हो रही है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन शायद जो आपका आंकलन है वो ठीक है कि इस वक्त वो चाइना के कर्जे तले दबा हुआ है, इसी वजह से शायद ये मजबूरी में उनको ऐसा स्टेप लेना पड़ा है श्रीलंका को। जी, आखिरकार भारत की तरफ से कहाँ चूक हो रही है? जो ये छोटे देश जो भारत के बिल्कुल अच्छे दोस्त, छोटे भाई की तरह जो माने जाते थे, नेपाल या फिर श्रीलंका की अगर बात की जाए, तो वो आखिरकार चीन की तरफ झुकते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये क्या कोई भारत की चूक है या फिर चीन की ऐसी कोशिशें और ऐसे मतलब रणनीतियां चीन की हैं कि वो उन्होंने चीन की तरफ से अपनी तरफ इनको कर लिया गया? देखिए, ऐसा है कि हम इसे चूक तो नहीं बोलेंगे, इतने अरसे से हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि इकोनॉमिकली चाइना हमसे बहुत आगे है और उनके पास बहुत ज़्यादा आई मीन रिसोर्सेज है, रुपया पैसा है, वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और इस तरीके से ये छोटे छोटे देश हैं, उनमें इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वो उनके जाल में आ जाते हैं और फिर उनको उसमें से निकलना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से नेपाल में वो तिब्बत से लेके काठमांडू तक वो रेल उसकी ट्रैक की बात कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप ये बात करें तो शायद ये जैसे नेपाल से जब हमारे यहाँ मधेसी जो वो मूवमेंट चला था, तो एक तरीके से नेपाल बिल्कुल जब हमारे यहाँ से असेंशियल कमोडिटीज़ की आपूर्ति बिल्कुल बंद हो गई, एक तरीके से ऑयल वगैरह भी उनके यहाँ बड़ी किल्लत हो गई थी, तो इसका फ़ायदा उठाया था एकदम से चाइना ने और पेट्रोल वगैरह और उनकी मदद करने लगे थे। लेकिन फिर मैं यही बोलूँगा कि शायद इस क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतना प्रॉस्परस है कि वो अपने पैसे के बल पे जो है इन छोटे छोटे देशों को जो है पहले बोलता है कि हम आपकी मदद करेंगे और फिर वो जो है अपने शिकंजे में इनको फंसा लेता है और उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं अपना रिविजिट करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इन देशों को जो है चाइना के शिकंजे में ना जाने दें और किस तरीके से इनको रोकें। कहीं ऐसा तो नहीं है महमूद जी, कुछ ऐसा तो नहीं लगता आपको कि ये छोटे देश अब कुछ अपने आप को ज़्यादा समझदार और कहीं ना कहीं बचाव करने की कोशिश कर रहे हों या फिर दोनों देशों के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करने में लगे हुए हों? चीन और भारत से कहीं ना कहीं बराबर का जो रिश्ता है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए बहुत हद तक डिपेंड होता है कि वहाँ पे लीडरशिप क्या है। पास टाइम लीडरशिप जो है इमेच्योर होती है और वो जो है सही फैसले नहीं ले पाती है और इसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है उनको किसी सूरत से अपने जाल में फंसा
फंसा लिया है। बिल्कुल, लीडरशिप की आपने बात की, तो भारत की लीडरशिप के बारे में इस वक्त आप क्या कहेंगे? क्योंकि भारत की लीडरशिप 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो सभी पड़ोसी देशों के साथ कहीं ना कुछ खटपट जो है वो दिखाई दे रही। देखिए, खटपट वाली बात तो ये है कि देखिए, अगर आप हमारी फॉरेन पॉलिसी देखें तो हमने तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की हमेशा बात की और बिग ब्रदर वाली हमने तो बात कभी की नहीं है। अब अगर आप देखें अगर आप देखें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का तो वजूद ही हमारी वजह से है, आपको मालूम है। उसके अलावा अगर आप ये देखें, नेपाल का देखें तो आज 85 साल से हम ही उसकी मदद कर रहे थे। अगर श्रीलंका को देखें आप, हम ही थे। और मैं तो इवन ये भी बोलूँगा कि अगर पाकिस्तान में थोड़ी बहुत भी अकल होती तो अपने बड़े भाइयों से संभाल के रखता। आज जो उनको लाले पड़े हुए खाने पीने के, बिजली के, इसके तो शायद उनकी भी कुछ मदद हो जाती। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि किसी न किसी सूरत से चाइना जो है वो अपने जो इकोनॉमी है और उनके पास रुपया पैसा है, उसके बलबूते पे जो है वो इन लोगों को किसी सूरत से वो जो है ल्यूर कर लेता है, फंसा लेता है, और बाकी में ये जो देश जो है उसके शिकंजे में फंस जाते हैं और बिलबिलाते रह जाते हैं। फिर उनको एहसास होता है कि नहीं, हमसे तो लाख दर्जे बेहतर जो था भारत था, जो कि हमारी निस्वार्थ मदद कर रहा था। बिल्कुल महमूद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। तो श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ जो मिलकर के एक समझौता किया था वो समझौता तोड़ने का फैसला लिया है और भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा रणनीतिक झटका जो है ये माना जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। म्यांमार से आए रोहिंग्याओं से जुड़े एक सवाल पर गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में बयान दिया गया है, जिस पर किसी शख्स के पास अगर मुनासिब कागजात नहीं है तो उन्हें वापस भेजने के नियम है, ऐसी जानकारी राज्यसभा में दी गई। दरअसल बजट सत्र के दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने एक सवाल पूछा कि जिस पर गृह मंत्रालय ने यह कहा कि नियमों के तहत ही साल 2014 और 2019 में सभी राज्यों को रोहिंग्याओं को वापस भेजने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए और इधर बांग्लादेश में शिविरों में रह रहे म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों ने भी तख्तापलट की निंदा की है। उनका यह कहना है कि इससे उनके वापस लौटने का रास्ता अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। साल 2017 में म्यांमार की सेना ने 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया था। म्यांमार से निकाले गए रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के भीड़ भाड़ वाले शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। हालांकि रोहिंग्या हिंसा के डर से वापस जाना नहीं चाहते। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या से जुड़े एक और सवाल के बारे में जब गृह मंत्रालय से पूछा गया तो गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में ये कहा कि रोहिंग्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और केरल में अवैध रूप से रह रहे हैं। यानी कि करीब करीब 1 दर्जन जो प्रदेश हैं भारत में, उनमें रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं और मंत्रालय ने कहा कि इनके पास कोई भी वैध कागजात नहीं है और अगर ऐसे कोई भी लोग पाए जाते हैं तो उनको वापस भेजने के लिए नियम है। सभी राज्यों से ये अपील की गई है, ये निर्देश सभी राज्यों को दिए गए हैं कि ऐसे लोगों को वापस भेजा जाए। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधिक जानकारी के साथ अधिक बातचीत उनसे करेंगे। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। धन्यवाद जितेंद्र जी। जी संदीप जी, जिस तरीके से राज्यसभा में एक बार फिर से रोहिंग्या मुसलमानों का मामला सामने आया और अब रोहिंग्याओं को लेकर के कहीं ना कहीं उन राज्यों में चुनाव भी है जहां पर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। हालांकि 12 राज्यों में रोहिंग्या हैं, लेकिन कुछ उनमें से ऐसे राज्य जैसे पश्चिम बंगाल भी है, केरल भी है, जहां पर रोहिंग्या हैं और वहां पर चुनाव भी होने। तो ऐसे में किस तरीके से अब आप देखते हैं, क्या रोहिंग्याओं को, जो रोहिंग्याओं का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो उनको भेजने के लिए सहमत होंगे? देखिए जितेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, रोहिंग्या या जो गलत तरीके से हिंदुस्तान में लोग घुसे हुए हैं घुसपैठ करके, वो ना केवल पश्चिम बंगाल में या केरल में या बिहार में रह रहे हैं। उन लोगों ने दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में भी अपनी पकड़ बनाई हुई है और वो लोगों के घरों में रहते हैं, लोगों की कोठियों में रहते हैं, लोगों के फ्लैट्स में रहते हैं। कोई खाना बनाने का काम करता है, कोई दूसरे काम करता है और उनको ठीक से हिंदी तक बोलनी नहीं आती है। मैंने गुड़गांव में ऐसे कई लोगों को कई बार देखा है और बातचीत हुई है। तो ये काफी टाइम से एक बड़ा विकट सवाल बना हुआ है
कि कैसे ये लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे, कैसे भेजे जाएंगे, जबकि सरकार 2014 के बाद से लगातार इस चीज पर काम कर रही है। आपने देखा होगा एक ऐसा रजिस्टर भी बनाया गया, इसमें काम आसाम में भी किया गया, काम बंगाल में भी करने की कोशिश हो रही है और लगातार सरकार इन लोगों को वापस भेजना चाहती है और ये एक बड़ा मुद्दा भी बना। आपने देखा जिस तरीके से सीए का बिल भी आया और भी कई चीजों पे गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, तो इनका भेजना जरूरी है। कई बार ये लोग बड़े क्राइम कर देते हैं और फिर जिस तरीके से हिंदुस्तान की जो सोर्सेज है उन पे ये लोग कब्जा करेंगे और चीजें पर प्रॉपर तरीके से सेटल भी नहीं होती है, फिर ये यहाँ पे अपने आधार कार्ड बनवाते हैं, अपना वोटर आई कार्ड बनवाते हैं और गलत तरीके से हिंदुस्तान की नागरिकता लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और इसके साथ साथ हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां उनको हमें भी सोशल लेवल पे भी समर्थन देने की जरूरत है, सपोर्ट देने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हमारे बीच में ही घुल मिल के रहते हैं, हमारे साथ ही ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन संदीप जी, अगर इन लोगों के पास, जैसा आपने भी बताया कि आधार कार्ड इन लोगों के ये लोग बनवा लेते हैं या गलत तरीके से किसी ना किसी तरीके से नागरिकता लेने की ये कोशिश करते हैं, और अगर ऐसे भी इनके पास राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड जैसे कागजात हैं, तो फिर किस आधार पर इनकी पहचान की जाएगी, किस आधार पर ये तय किया जाएगा कि ये लोग रोहिंग्या हैं या फिर ये भारत के नागरिक हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों के पास इस तरीके के कागजात नहीं है और वो भारतीय हैं, उन पर कुछ लोग शक करने लग जाएं कि ये रोहिंग्या है? देखिए जितेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका है, इसीलिए गवर्नमेंट ने रखा है कि कुछ साल पुरानी चीजें आपको भी दिखानी पड़ सकती हैं। अगर आप संदेह के घेरे में आते हैं, मुझे भी दिखानी पड़ सकती है, अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखानी पड़ सकती है। तो मेरा वही सवाल है संदीप जी आपसे, वही सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे कि अगर मान लीजिए मेरे घर में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई भी आदमी ऐसा हो सकता है जिसके घर में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो कोई पुराने कागजात होंगे या ज़मीन के कई जगहों पर रजिस्ट्रियाँ भी नहीं होती घरों में, गाँव में, तो उनके पास कुछ भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि वो इस देश के नागरिक हैं, सिर्फ उनके पास वोटर कार्ड है या आधार कार्ड है, तो उनकी पहचान कैसे की जाएगी? देखिए जितेंद्र जी, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो जांच एजेंसियों को और पुलिस का काम है, और इन चीजों के लिए गवर्नमेंट ने लिस्ट भी बनाई है। वो सारी चीजें हैं, फिर उनका बैकग्राउंड भी देखा जा सकता है कि पीछे से ये कहाँ से रहने वाले हैं, क्या चीजें, हर किसी का एक हिस्ट्री होती है। जब उनकी हिस्ट्री चेक की जाएगी तो इन चीजों का पता लग जाएगा, उनके बोलचाल के तरीके से भी पता लग जाएगा, उनकी लैंग्वेज से भी पता चल जाएगा, उनके रहन सहन से भी पता चल जाएगा। और फिर इसके बाद ये चीज आती है कि हमारे समाज में अगर मैं किसी गांव का रहने वाला हूँ या आप किसी शहर या गांव के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे लोग होते हैं, आपका समाज होता है, आपका परिवार होता है, तो वो सब चीजें हैं। चीजों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें, क्योंकि खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 राज्य ऐसे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर आसाम हो, जहां पर ज़्यादा संख्या में ये लोग रहते हैं, तो वहां पर क्या सरकार का सहयोग मिलने की कोई आपको उम्मीद है कि सरकार जिस तरीके से केंद्र सरकार निर्देश देती है उस तरीके से वो सरकारें काम करें? देखिए जितेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा मुश्किल चीज है, क्योंकि केंद्र सरकार को सब जगह सपोर्ट मिले ये आसान काम नहीं है। कुछ सरकारें या कुछ राजनीतिक दल इनको अपनी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके इनका वोटर आई कार्ड बनता है, तभी जाके इनका आधार कार्ड बनता है, और जब सरकारें इन्हें अपना वोट बैंक मान लेती है तो इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा ये स्थिति बना देती है? देखिए देश की सुरक्षा के लिए तो ये चीजें वाकई खतरा है, और आप किसी भी देश में जाकर देख लीजिए, आप गलत तरीके से कहीं रह नहीं सकते, कोई भी देश आपको ये परमिशन नहीं दे सकता। तो इसलिए हमारे जो पॉलिटिशियन है उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। खाली वोट बैंक के लिए आप अपने देश को खराब नहीं कर सकते, देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि आप अपने लोगों की राजनीति करें, अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करें, और जो भी गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुसा है, जो भी इस तरीके के घुसपैठिए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको वापस भेजने का प्रावधान हो। बिल्कुल संदीप जी, केंद्र सरकार की तरफ से पहल जरूर की गई, हालांकि बड़ा विरोध भी हुआ सीएए और जिस तरीके से एनआरसी की बात आई थी तो उसका भी विरोध हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी ढील देती हुई इस मामले में दिखाई दे रही है। देखिए कुछ चीजें बहुत पेचीदा हो जाती हैं, और केंद्र सरकार इस मामले में ढील नहीं दे रही थी, लेकिन आपने देखा जिस तरीके से कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ तो सारी चीजें कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से राज्यसभा में सांसद और सांसद लोग इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं, दोबारा चीजें फिर से निकल के बाहर आ रही हैं, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट और अधिकारी लोग फिर से एक्शन में आएंगे और चीजों पे काम होगा। जी, तो आपको क्या लगता है कि कब तक
ये जो रोहिंग्या वाली समस्या है, क्योंकि सदियों पुरानी रोहिंग्या की अब समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। बड़े लंबे समय से रोहिंग्या से कुछ आम लोग भी परेशान हो रहे हैं, और ये भी बातें कहीं ना कहीं सामने आई हैं कि कुछ इस तरीके की घटनाएं भी रोहिंग्या कर रहे हैं जो एक संगीन अपराध में शामिल होते हैं। कहीं ना कहीं आतंकवादियों के साथ भी मिली भगत के मामले कुछ इस तरीके के सामने आते रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती भारत सरकार के लिए है कि इस समस्या को खत्म किया जाए। देखिए जितेंद्र जी, ये रेगुलर चलने वाला एक प्रोसेस है। जहां भी जो मिलेगा पुलिस को, प्रशासन को, उनको पकड़ा जाएगा और इसके लिए प्रॉपर एक अरेंजमेंट होगा उनको वापस भेजने का। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में होने वाला काम है या एक घंटे में होने वाला काम है। ये रेगुलर प्रोसेस है, प्रोसेस चलता रहेगा और मुझे लगता है गवर्नमेंट इसके लिए प्रॉपर खाका, प्रॉपर चीजें तैयार कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, अहम जानकारी देने के लिए। लेकिन रोहिंग्याओं का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्यों को उन्हें वापस भेजने के निर्देश भी दिए गए। चलिए, बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।